हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःपर्दवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका भी बोलते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये क्या होती है? सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें प्रेजेंट होती है, पादप कोशिकाएं होती है उनमें प्रेजेंट होती है। लेकिन वही अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मैंने क्यों बोला प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है? क्योंकि जब अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी जो झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लो, या फिर गोल्जी बॉडी की बात कर लो, इनमें से कुछ भी जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अगर अपन यहाँ पे जितने भी जो पढ़ेंगे अपन सेल के अंदर की जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, उनमें जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। उसका आप लोगों को पता है कि जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में कौन सा होता है? 70s राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट में कौन सा होता है? 80s राइबोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे आज किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको अंतःद्रवी जालिका या अंतःपर्दवी जालिका भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ये एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, तथा जो कोशिका होती है उसके अंदर एक जाल के रूप में प्रेजेंट होती है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जाल के रूप में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और मैंने क्या बताया? एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है। अब अपन जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, उनमें अपन सब में बात करेंगे कि कौन दोहरी झिल्ली युक्त है, कौन एकल झिल्ली युक्त है। तो ये याद रखना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अंतःपर्दवी जालिका है, वो एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है। ठीक है, यानी कि उसके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं? हेडिंग लगा लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होती है? सभी प्लांट सेल और सभी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह है सभी पादप कोशिकाओं तथा सभी जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। तथा दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? ये क्या होती है? एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, तथा क्या होती है? कोशिका के अंदर एक जाल के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक जाल के रूप में क्यों बोलते हैं इसको? मतलब क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है इसी प्रकार से होती है। जैसे अगर अपन इसका रफली डायग्राम बना के देखें, तो जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से ऐसे ऐसे से प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, अगर अपन बात करें तो ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है, फिर यहाँ पे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। तो ये मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसे जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या होता है? एक तो ये एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, और दूसरा क्या होती है? ये जो कोशिका होती है उसके अंदर जाल के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकल झिल्लीबद्ध संरचना है। अच्छा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन हर जगह पे क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे ER। इसका मतलब फुल फॉर्म हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? एकल झिल्लीबद्ध संरचना है, एकल झिल्लीबद्ध संरचना है, तथा कोशिका में जाल के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोशिका में जाल के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अपन को दो चीजें पता चल गई कि एक तो ये क्या होती है? एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, और कोशिका के अंदर ये जाल के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मैंने बताया प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोट्स के अलावा अपना आरबीसी की अगर बात करें तो उनमें जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनके अंदर भी ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर अब अपन बात करते हैं इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज के लिए का श्रेय जो है 3 वैज्ञानिकों को जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज
पोर्टर नाम के वैज्ञानिक थे। एक तो मैंने बताया कौन से वैज्ञानिक, पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे, दूसरे दो क्लाउडे और तीसरे थे फुलम। क्लाउडे व फुलम द्वारा की गई। लेकिन पोर्टर द्वारा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो शब्द है, रेटिकुलम शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया? पोर्टर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पोर्टर के द्वारा दिया गया। और कब दिया था? 1953 में। 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द जो है वो कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? पोर्टर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग अपने नाम दिए थे, ठीक है। इसको जिस प्रकार से इन्होंने इसको खोजा था, इसके ऊपर स्टडी की थी, माइक्रोस्कोप के बाद भी इसकी स्टडी हुई थी। क्योंकि अगर अपन सेल के अंदर अपन कोई भी सेल ऑर्गेन्स देखते हैं तो उनको अपन ऐसे नहीं देख सकते, उनके लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है वो किसके बाद हुई थी? मतलब जो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सूक्ष्मदर्शी के बाद हुई थी, माइक्रोस्कोप के बाद में हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ है इसका वितरण के बारे में बात करते हैं कि ये किन में प्रेजेंट होती है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बारे में वितरण में। तो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या बताई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपसेंट होती है, यानी कि क्या होती है? अनुपस्थित होती है। किसमें बताया मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो अनुपस्थित होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो आरबीसी होती है उनके अंदर भी क्या होती है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये अनुपस्थित होती है। तो नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, अंड व भ्रूणीय कोशिकाओं में भी ये अनुपस्थित होती है। रेड ब्लड सेल, या हिंदी में लिख लेते हैं लाल रक्त कणिकाओं, इसके अलावा अंड में तथा भ्रूण कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है। इनमें भी क्या होती है? ये अनुपस्थित होती है। अब अगर अपन बात करेंगे तो मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, रेड ब्लड सेल में नहीं होती है, जो अंड होता है अंड कोशिका होती है और जो भ्रूण कोशिका होती है उसके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट कहाँ होती है उसकी बात करते हैं कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अपन बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कुछ पाचन ग्रंथियां, जैसे अगर अपन बात करें अग्नाशय की, लीवर की, इन सब में क्या होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ पाचन ग्रंथियों जैसे अग्नाशय, यकृत एवं जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं उनके अंदर क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं में क्या होती है? अधिक विकसित होती है, या इन सब के अंदर क्या होती है? अधिक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ पाचन ग्रंथियों जैसे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, यकृत, लीवर तथा पेनक्रियाज में होगी, ठीक है, लीवर यानी कि अग्नाशय में होगी, यकृत में होगी, तथा जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है उनमें अधिक विकसित होती है, तथा फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं में अधिक विकसित होती है। इस सब में क्या होती है? ज्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो सक्रिय परिपक्व कोशिका होगी उसमें जो होती है ये अधिक विकसित होती है, जो यानी कि जो परिपक्व सेल होगी उसके अंदर क्या होती है? ये अधिक विकसित होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ये जो होती है सक्रिय परिपक्व कोशिका में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। ई आर सक्रिय परिपक्व कोशिका में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है।
सक्रिय परिपक्व कोशिका में क्या होती है, ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फिर से अगर अपन इसके और वितरण की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है, जो शुक्राणु कोशिका होती है, विभज्योत की कोशिका होती है, विभज्योत की कोशिका होगी या फिर पुरानी कोशिका होगी, इनमें क्या होती है, ये कम विकसित होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु कोशिका, विभज्योत की कोशिका तथा पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका में ये कम विकसित होती है, कम विकसित होती है। वही अगर अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो उनमें तो क्या होती है, ये पूर्णतया अनुपस्थित होती है। ये अपन ने बात कर ली कि इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वितरण था उसके बारे में बात कर लिया। अब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है। ये अपन ने बात कर ली कि ये इसके चारों तरफ कितनी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये किसकी बनी होती है, इसकी जो झिल्ली होती है, या फिर अपन बात करें ये जो अपन ने बात करी कि ये एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, तो जो सिंगल इसकी मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात क्या होगी, ये एकल झिल्लीबद्ध संरचना है और ये झिल्ली जो है किससे बनी होती है, यह झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। वहीं अगर अपन इस झिल्ली की बात करते हैं तो इस झिल्ली की जो मोटाई होती है, वो जो अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, कोशिका के चारों तरफ मैंने बताया था क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल वॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसकी बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे ये इसकी जो झिल्ली होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली होती है, ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली की तुलना में कैसी होती है, पतली होती है। ये झिल्ली क्या होती है, पतली होती है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग इसकी 50 से 60 एंगस्ट्रोम जो होती है, इसकी क्या होती है, मोटाई होती है, 50 से 60 एंगस्ट्रोम होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, उससे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली होती है, वो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या हो गया, ये झिल्ली के अंदर की ओर स्थित गुहा में कोशिका द्रव्य से अलग एक द्रव्य भरा रहता है। यानी कि जैसे अगर अपन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, एक झिल्लीबद्ध संरचना होती है। ठीक है, तो इस ये जो झिल्लीबद्ध संरचना होती है, मान लो ये अपन बात कर लें किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एकल झिल्लीबद्ध अब अपन क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस प्रकार से अपन ने ये बनाई स्ट्रक्चर। इधर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफली डायग्राम बना रही हूँ सिर्फ, ये बताइए। तो ये जो एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है, इस झिल्ली के अंदर मतलब क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है। साइटोप्लाज्म तो इधर बाहर है, क्योंकि अगर अपन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो मान लो ये जो बाहर वाला अभी अपन ने दिखाया, दोबारा से बनाते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रही हूं मैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। बात करेंगे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। ये अपन पूरा अपन बात कर लेंगे। ये अपन बात करें कि क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ये एक अपन क्या बता रहे हैं, सेल बता रहे हैं। सेल के अंदर ये अपन सिर्फ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो अगर ये बाहर वाले जिस फ्लूइड की अपन बात करेंगे तो ये तो कौन सा होगा, ये तो साइटोप्लाज्म होगा, है ना, ये साइटोप्लाज्म होगा। और ये एकल मेम्ब्रेन युक्त जो जालनुमा स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे बता रहे हैं, इसके अंदर रिक्तिका के अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो इस साइटोप्लाज्म से अलग होगा। तो उसे मैट्रिक्स की बात करें कि ये जो झिल्ली होती है, इसके अंदर जो रिक्तिका होती है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, उस द्रव को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली कि इसके एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की, कि इस झिल्ली के अंदर रिक्तिका के अंदर क्या भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक
मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो झिल्ली अपन बता रहे हैं, एकल झिल्लीबद्ध संरचना, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो एकल झिल्लीबद्ध अपन ने संरचना की बात करी है, जो एकल झिल्ली बताई अपन ने जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें साइटोक्रोम P400 450 यानी कि 450 हो गया, ये ऐसे इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके ये तीन ऐसे बोल सकते हैं अपन, तीन स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं तीन आकार के रूप में प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो तीन आकार के रूप में प्रेजेंट होती है। एक जो होती है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और तीसरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर होती है, तीन आकार के स्ट्रक्चर के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें क्या हो जाएगी, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, फिर सेकंड मैंने बताई कि वो क्या हो जाएगी, ट्यूबुल्स, और थर्ड हो जाएगी वेसिकल्स। ये तीन स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर। क्या कौन कौन सी होगी, पहली जो पहला आकार के रूप होता है वो सिस्टर्नी, दूसरा कौन सा बताया मैंने, ट्यूबुल्स बताया, तीसरा बताया मैंने वेसिकल। अब अपन एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, सिस्टर्नी के बारे में। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, सिस्टर्नी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सिस्टर्नी होती है ये क्या होती है, एक नलिका नुमा स्ट्रक्चर होती है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, नलिका नुमा भी नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे थैलेनुमा या फिर नलिका नुमा क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। नलिका नुमा तथा प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, नलिका नुमा तथा प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं। नलिका नुमा होती है तथा किससे बनी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। यानी कि अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। ये एक दूसरे की क्या प्रेजेंट होती है, एक दूसरे के ये समानांतर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, सिस्टर्नी होती है। और इनके ऊपर अपन बोल सकते हैं क्या लगे रहते हैं, अगर राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये जो मैं गोल गोल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये क्या दिखा रही हूँ, ये राइबोसोम दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो लगे रहते हैं। तो ये अपन ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, किसकी, जो सिस्टर्नी है, कि ये क्या होती है, नलिकानुमा स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन से बनी होती है। तथा ये क्या होती है, जैसे नलिकानुमा स्ट्रक्चर होगी, और ये जो नलिकानुमा स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे के क्या प्रेजेंट होती है, एक दूसरे के समांतर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये जो नलिकानुमा जो संरचनाएं होती हैं ये क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होती हैं। फिर ये एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक, अगर अपन एक नलिका की बात करते हैं तो यहाँ से ये एक नलिका होगी और ये यहाँ से जॉइंटेड है, फिर ये दूसरी ये यहाँ से जॉइंटेड है, ये तीसरी ये यहाँ से जॉइंटेड है। तो ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर भी होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि सिस्टर्नी जो होती है वो क्या होती है, नलिका नुमा स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं, और ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होती हैं, और एक दूसरे से आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से आपस में क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रत्येक सिस्टर्नी में जो अवकाश प्रेजेंट होता है उसको इंट्रा सिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं। वापस वहीं पे आते हैं कि इसके अंदर ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सिस्टर्नी स्पेस। ये जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, प्रत्येक दो सिस्टर्नी के मध्य पाए जाने वाले जो अवकाश होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर सिस्टर्नी स्पेस। दो सिस्टर्नी के मध्य जो पाए जाने वाला है, एक सिस्टर्नी होगी दो सिस्टर्नी होगी, एक तो बीच में ये क्या होगी, ये खाली जगह होगी, इसको तो क्या बोल दिया, इंट्रा सिस्टर्नी बोल दिया। दो सिस्टर्नी के बीच की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, इसको अगर इतना इतना क्लीन करें तो ये एक सिस्टर्नी हो गई, ठीक है। इस सिस्टर्नी के बाद में यहाँ से जब दूसरी सिस्टर्नी होगी इससे कनेक्टेड, तो ये वाला जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, इंटर सिस्टर्नी स्पेस। समझ में आ गया, इंट्रासिस्टर्नी स्पेस और इंटरसिस्टर्नी स्पेस कौन सा होता है। इंट्रासिस्टर्नी स्पेस होता है कि जो सिस्टर्नी होती है उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो ल्यूमेन होती है, जो खाली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं। और जो दो सिस्टर्नी यानी कि दो नलिकाओं के बीच में, दो सिस्टर्नी के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई।
नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ये प्राय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में क्या होती है, मुख्यतः प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मुख्यतः कौन सी क्या प्रेजेंट होती है, जो सिस्टर्नी होती है प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मुख्यतः उपस्थित तो ये मोस्टली कौन सी कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उसमें मोस्टली कौन सी प्रेजेंट होती है, जो सिस्टर्नी होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अपन ऐसे बोल सकते हैं ये प्राय क्या होती है, कणिकामय होती है। क्यों बोलते हैं कणिकामय होती है, क्योंकि इनके ऊपर ये क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। ठीक है, तो अपन बोल देते हैं कि ये क्या होती है, प्राय जो होती है क्या होती है, कणिकामय स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्नी की बात कर ली। अब सेकेंड अपन देखते हैं सिस्टर्नी के बाद में, सेकेंड मैंने बताया था ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेकेंड हेडिंग लगाते हैं ट्यूब्यूल्स। एक जो तीन आकार के फॉर्म बताए, सिस्टर्नी बताया, दूसरा ट्यूबुल्स बताया, और तीसरा मैंने कौन सा बताया था, वेसिकल बताया था। तो सेकंड अपन किसके बारे में देखेंगे, ट्यूबुल्स के बारे में देखेंगे। ये भी क्या होती है, नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं, और ये क्या होती हैं, शाखित प्रकार की होती हैं। ये प्राय नलिकानुमा तथा शाखित संरचना होती हैं, शाखित संरचना होती हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस प्रकार से होती है, जैसे शाखित भी होती है और ये क्या होती है, नलिकानुमा भी होती है। जैसे ये इसकी शाखाएं होगी, ये नलिकानुमा स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार से। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, ऐसी ऐसी ट्यूबुल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये सिस्टर्नी से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। अगर अपन सिस्टर्नी के साथ अगर ट्यूबुल्स प्रेजेंट भी हो सकती है, कहने का मतलब हो गया कि ये जो सिस्टर्नी के साथ क्या हो सकती है, अटैच भी हो सकती हैं, बाइंड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सिस्टर्नी के साथ जुड़ी हुई भी ये मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करिए, प्राय लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी का मैंने बताया था कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली, मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में क्या होती है, सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। वहीं अगर अपन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ट्यूब्यूल्स जो होता है वो लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये लिपिड संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में उपस्थित होती है। मुख्यतः अगर अपन बोल सकते हैं ये मुख्यतः किस में प्रेजेंट होती है, लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में उपस्थित होती है। और सिस्टर्नी की अगर अपन बात की थी, सिस्टर्नी में यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मोस्टली जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, ये क्या होती है, कोमल संरचना होती है। यहाँ पे अपन ने बताया था कि जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है, कणिका में स्ट्रक्चर होती है। कणिका में स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर अपन ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्यूब्यूल्स में मैंने यहाँ पे देख लो कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिखाई, राइबोसोम नहीं दिखाया। मतलब ये क्या होती है, एक कोमल या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं स्मूथ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्यों बोला ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं प्रेजेंट होता है, राइबोसोम जो होता है वो इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें तो थर्ड जो स्ट्रक्चर आ जाएगी, थर्ड जो रूप आ जाएगा इसका, वो कौन सा हो जाएगा, वेसिकल। थर्ड हो जाएगी वेसिकल, जिनको पुटिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, वेसिकल की। ये क्या होती है, ये प्राय झिल्लीबद्ध गोलाकार संरचनाएं होती हैं। झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, तो ये प्राय झिल्लीबद्ध गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। जैसे अगर अपन बात करें इस प्रकार से, इसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये प्राय झिल्लीबद्ध गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। झिल्लीबद्ध गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। वही अगर अपन बात करें कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और लिपिड का संश्लेषण करने वाली सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो प्रोटीन तथा लिपिड दोनों का संश्लेषण करने वाली कोशिका में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन तथा लिपिड दोनों का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। दोनों का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती हैं।
दोनों प्रकार की सेल्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण भी और लिपिड का संश्लेषण करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक यूकेरियोटिक कोशिका में, अगर अपन बात करते हैं कि जो कुल झिल्ली जो होती है उसका 50% से अधिक भाग जो होता है वो किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। जो टोटल झिल्ली होती है यूकेरियोटिक कोशिका में उसमें 50% से अधिक भाग जो होता है, 50% से अधिक भाग किसका होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। ये अपन एक एक का तो अपन ने देख लिया कि ये इस प्रकार की वेसिकल होती है, ये इस प्रकार की क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती हैं, फिर यहाँ इधर अपन ने बात करी कि क्या होती है, सिस्टर्नी होती हैं। अब अपन इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। डायग्राम के बारे में ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे ऐसे में क्या दिखा रही हूँ, ये न्यूक्लियर पोर दिखा रही हूँ, और ये यहाँ से अपन बात कर रहे हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसमें टाइम लगेगा। ये अपन ने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या बना ली, स्ट्रक्चर बना ली। ये मैंने बताया न्यूक्लियस। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये जो न्यूक्लियस का जो ये बाह्य आवरण होता है, इससे कई जगह पे क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे जॉइंटेड बताया इससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये जो मैंने बताया, ये मैंने बताया न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर होते हैं अपन जो न्यूक्लियस अपन ने पढ़ा है उसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो बताया मैंने। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर हो गए। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बता रखी है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो ये ट्यूबुल्स वाली स्ट्रक्चर बताई है, इस प्रकार से जो सिस्टर्नी वाली होती है वो मैंने बता दी। ठीक है, अब इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। चूंकि तो ये वाली जो रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी राइबोसोम नहीं दिखाए हैं। तो ये वाली जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपन ने बात करी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी प्रेजेंट होती है। साथ ही अपन ने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की बता दी मैंने, एक तो कौन सी बता दी, RER बता दी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी कौन सी बता दी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको अगर हिंदी में अगर अपन बात करते हैं तो खुरदरी अंतःपरदवी जालिका और चिकनी अंतःपरदवी जालिका। जो RER होते हैं इसकी सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो SER होते हैं इनकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अपन इनको दोनों के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस के रूप में देख लेते हैं दोनों के साथ में, तो ताकि ये दोनों का अपन क्या कर लेंगे, साथ में ही पढ़ लेंगे इनको। ठीक है, तो एक साइड अपन लिखेंगे क्या, RER, और दूसरी साइड लिखेंगे SER। ये हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहली बात तो क्या होगी, जो RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसकी सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ये क्या होती है, रफ होती है। इसकी सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, रफ होती है। इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और इधर जो होते हैं राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसकी सतह पर क्या नहीं होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। होती है नहीं, होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं।
इधर तो मैंने क्या बता दिया कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और उधर क्या हो गया, राइबोसोम अनुपस्थित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, ये कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2/3 भाग होता है, यानी कि ज्यादा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और वो जो अगर अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वो कौन सा भाग होता है, 1/3 भाग होता है। डायग्राम में भी देख लो, ये भाग वाला भाग जो है वो मैंने कम बनाया है, ये वाला भाग जो है वो थोड़ा बड़ा बनाया है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कुल ईआर का 2/3 भाग होता है। और ये कितना होता है, कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कुल ईआर का 1/3 भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार का ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें अपन बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर, इसकी सतह पर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। अब ये जो राइबोसोम होते हैं ये किसके द्वारा इससे जुड़े हुए रहते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो इस प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो राइबोसोम जो जुड़े होते हैं वो राइबोफोरिन फर्स्ट व सेकंड की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। किसकी सहायता से, राइबोफोरिन की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड की सहायता से राइबोसोम जुड़े होते हैं। और इधर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती क्योंकि इधर तो राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो राइबोफोरिन की बात तो कहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड की क्या होती है, भूमिका होती है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वही अगर अपन इधर की बात करें, इधर तो राइबोसोम जुड़ते ही नहीं है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, चिकनी अंतःपरदवी जालिका होती है, तो इधर राइबोफोरिन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें क्या होता है, ये सिस्टर्नी व वेसिकल के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, सिस्टर्नी व वेसिकल के रूप में होती है। अभी अभी अपन ने सिस्टर्नी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने वेसिकल पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि उसके ऊपर भी क्या लगे रह सकते हैं, राइबोसोम जो है वो लगे रह सकते हैं। लेकिन अगर अपन ट्यूबुल्स की बात करी थी अपन ने, तो उसमें मैंने कोई भी राइबोसोम नहीं बताया था, वो मैंने बताया था कि कैसी कोमल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हो गया कि राइबोसोम इसके ऊपर लगे रहते हैं। तो ये किस कौन कौन से फॉर्म में मिल सकती है, सिस्टेनी के फॉर्म में मिल सकती है या ट्यूबुल्स के फॉर्म में मिल सकती है, ठीक। सॉरी, ट्यूबुल्स के फॉर्म में नहीं, वेसिकल के फॉर्म में। ट्यूबुल्स में तो के ऊपर तो राइबोसोम नहीं होते हैं। और अगर वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये किसके फॉर्म में मिलती है, ये ज्यादातर ट्यूबुल्स के फॉर्म में मिलेगी। तो इसमें नेक्स्ट जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी व वेसिकल के रूप में मिलती है। और ये क्या होती है, ये वेसिकल के रूप में, वेसिकल के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो ये वेसिकल के रूप में तथा ट्यूब्यूल्स के रूप में मिलती है, ठीक है। तो इधर अपन लिखेंगे कि RER सिस्टर्नी तथा वेसिकल के रूप में मिलती है। और जो SER होती है वो वेसिकल या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में मिलती है, ट्यूब्यूल्स के रूप में मिलती है। वेसिकल या किसके रूप में मिलती है, ट्यूब्यूल्स के रूप में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, आप खुद ही सोच के बताओ कि इसके ऊपर मैंने बताया क्या होते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिस्टर्नी के बारे में बताया और क्या बताया कि ये सिस्टर्नी के रूप में प्रेजेंट होती है, और दूसरा मैंने क्या बताया, वेसिकल के रूप में प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि सिस्टर्नी के रूप में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मोस्टली कौन सी कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं होती है। और क्यों बताया मैंने ऐसा कि प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन का, अगर अपन प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो ऑब्वियसली बात है अपन राइबोसोम की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टनी के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं, वेसिकल्स के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए अपन बात करें कि जो RER होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में क्या होती है, मोस्टली प्रेजेंट होती है। तो इसमें आ जाएगा RER प्राय प्रोटीन संश्लेषण कोशिकाओं में मिलती है, RER प्राय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिलती है, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिलती है।
वहीं अगर अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, क्योंकि ये मोस्टली अपन बात करें इसमें ये किस कौन से फॉर्म में मिलती है, ट्यूबुल्स के फॉर्म में मिलती है। वहीं अगर अपन वेसिकल की बात करें तो वेसिकल में तो मैंने बताया था प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली सेल्स में भी पाई जाती हैं, कि मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में भी इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है ईआर, या फिर लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि जो एसईआर की बात करें तो ये मोस्टली किसका, लिपिड ग्लाइकोजन व जो स्टीरॉयड होते हैं उसका संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में क्या होती है, एसईआर प्रेजेंट होती है। तो एसईआर लिपिड स्टीरॉयड का संश्लेषण करने वाली सेल्स में क्या होती है, एसईआर प्रेजेंट होती है। या फिर एक और बात बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन, एसईआर लिपिड स्टीरॉयड तथा ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है, का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, जो आरईआर होती है वो क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। वहीं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो वो आरईआर की तुलना में क्या होती है, कम स्थायी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे कि आरईआर जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। और अगर एससीआर की बात करेंगे तो ये क्या होती है, कम स्थायी होती है। किसकी तुलना में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में। ठीक है, ये क्या होती है, कम स्थायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अपन ने बात करी थी कि जो आरईआर होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो अग्नाशय है उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा कोशिका में प्रेजेंट होती है, इन सब में प्रेजेंट होती है। और जो एसईआर होती है वो किस में प्रेजेंट होगी, परिपक्व आरबीसी में प्रेजेंट होगी। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें होगी, रेखित पेशियां होंगी उनमें होगी। इन सब के अंदर क्या होती है, ये एसईआर प्रेजेंट होती है। ये अपन ने बात कर ली कि जो एसईआर होती है और आरईआर होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होती है। अच्छा, अगर अपन अकेले की भी अपन बात करें कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर ये क्या होती है, कणिकामय स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं। ये सारी चीजें अपन इसमें लिख सकते हैं। फिर वैसे ही अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो जो चीजें अपन ने पढ़ी है वो आप लिख सकते हो। तो ये बात कर लिया अपन ने किसके बारे में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उनके बीच में क्या डिफरेंस था उनके बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, फंक्शन के आधार पे भी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका अलग से क्या फंक्शन होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगर अपन फंक्शन देखें किसके, ये अपन फंक्शन देख रहे हैं इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इधर अपन फंक्शन देखेंगे किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम को क्या प्रदान करती है, सतह प्रदान करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, आरईआर जो होती है राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या प्रदान करती है, सतह प्रदान करती है। आरईआर राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करती है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एससीआर के बारे में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके बारे में। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये आप लोगों को पता है कि लिपिड संश्लेषण से संबंधित होती है। ठीक है, सबसे पहला तो अपन लिख लेते हैं कि ये किससे संबंधित होती है, लिपिड संश्लेषण से संबंधित होती है, क्योंकि लिपिड संश्लेषण करने वाली सेल्स में प्रेजेंट होती है, लिपिड संश्लेषण से संबंधित होती है। ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, एक बार अपन ने और लिख लिया कि ये किससे संबंधित होती है, लिपिड संश्लेषण से संबंधित होती है। ठीक है, इसके अलावा जो एससीआर होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये क्या करती है, कुछ लिंग हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो एसईआर कुछ लिंग हार्मोन जैसे
प्रोजेस्ट्रॉन, लिंग हार्मोन जैसे प्रोजेस्ट्रॉन का संश्लेषण करने में भी क्या होती है, सहायक होती है। संश्लेषण करने में भी सहायक, किसकी बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये पेशियों के संकुचन में भी सहायक होती है। क्यों होती है पेशियों के संकुचन में सहायक, क्योंकि इनको क्या प्रदान करती है, कैल्शियम जो होती है वो प्रदान करती है, क्योंकि ये पेशियों को क्या करती है, कैल्शियम आयन प्रदान करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये पेशियों के संकुचन में भी सहायक होती है। पेशियों के संकुचन में भी सहायक होती है, क्यों, क्योंकि ये उनको क्या प्रदान करती है, कैल्शियम आयन प्रदान करती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपन ने अलग से इनका फंक्शन देख लिया कि आरएफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी। अब अपन बात करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शन के बारे में। ये तो अपन ने अलग अलग से देखा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी इसके जो विशिष्ट कार्य होते हैं, जो पर्टिकुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और पर्टिकुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे अगर इनके फंक्शन की बात करें तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कोशिका को क्या प्रदान करता है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ईआर कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। जो अंतःपर्दवी जालिका होती है वो क्या करती है, कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। पादप कोशिका विभाजन के समय जो फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका भित्ति का, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कोशिका भित्ति निर्माण में भी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सहायक होती है। तो कैसे होती है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करके किसका निर्माण करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन बोल देंगे, पादप सेल्स के लिए बोल रहे हैं, प्लांट सेल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा कि प्लांट सेल में, मतलब पादप कोशिका में विभाजन जब होता है, पादप कोशिका विभाजन के समय फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कर, ये किसके निर्माण में सहायक, कोशिका भित्ति में फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है कोशिका भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। पादप कोशिका में विभाजन के समय फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करके सेल वॉल का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सेल वॉल के निर्माण में, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें कि जो नेक्स्ट हो जाएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये माइक्रोबॉडीज के निर्माण में भी सहायक होती है, जैसे ग्लाइओक्सिसोम हो गया या फिर अपन ऐसे बोलते हैं स्फीरोसोम हो गया, इन सब के निर्माण में भी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो सहायक होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसके निर्माण में भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सहायक होती है। गोल्जी बॉडी का निर्माण मोस्टली अगर अपन बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोबॉडीज जो सूक्ष्म काय होते हैं, सूक्ष्म काय कौन कौन से होते हैं, जो जैसे ग्लाइओक्सिसोम हो गया, स्पिरो, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, अपन माइक्रोबॉडीज के बारे में अपन पूरा एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोबॉडीज के निर्माण में सहायक होती हैं, के निर्माण में सहायक होती हैं। गोल्जी बॉडी निर्माण में सहायक होती हैं। गोल्जी बॉडी निर्माण में सहायक, गोल्जी बॉडी के निर्माण में सहायक की अगर बात करें कि गोल्जी बॉडी का निर्माण जो होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है, SER के द्वारा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ठीक है, वही अगर अपन दो सेल्स की बात करें, जैसे अगर अपन एक प्लांट सेल की बात करें, जो दो पादप कोशिकाओं के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, यानी कि एक प्लांट सेल ये होगी, एक प्लांट सेल ये होगी, इनके बीच में अगर अपन बात करें कि जो
प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये एक सेल होगी, इनके बीच में मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कोई भी यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है वो उसका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि पादप कोशिकाओं, दो पादप कोशिकाओं के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो भी किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। तो ये अपन ने क्या देखा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके क्या क्या फंक्शन थे उनके बारे में अपन ने बात करी। आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने देखा आज के लेक्चर में अंतःपर्दवी जालिका के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि ये जो होती है सभी प्लांट सेल और जो जितने भी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन वही अपन ने बात करी थी कि वितरण में अपन ने बात की जो रेड ब्लड सेल होती हैं, जो अंड कोशिका होती है, भ्रूण कोशिका होती है, उसमें ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है और जो कोशिका के अंदर क्या होती है, जाल के रूप में प्रेजेंट होती है। खोज का श्रेय जो होता है वो पोर्टर, क्लाउडे तथा फुलम को जाता है, तथा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द जो था वो किसने दिया था, पोर्टर व क्लाउडे को भी माना जाता है कि इन दोनों ने मिलकर दिया था। फिर अपन ने बात करी इनके वितरण की कि सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो बिल्कुल अनुपस्थित होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल होते हैं, अंड कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। फिर अपन ने बात करी कि ये कुछ जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, जैसे अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, फिर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, इनमें क्या होती है, अधिक विकसित होती है। जो सक्रिय परिपक्व कोशिकाएं होती है उनमें क्या होती है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। जो पुरानी कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, कम विकसित होती है। शुक्राणु कोशिका में कम विकसित होती है। जो विभज्योतक टिश्यू होते हैं, विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी क्या होती है, कम विकसित होती हैं। फिर अपन ने बात करी थी इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहली बात ये क्या होती है, एकल झिल्लीबद्ध संरचना होती है और इसकी जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये जो झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे क्या होती है, पतली होती है। लगभग इसकी मोटाई की अगर अपन बात करें तो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम जो होती है इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। फिर अपन ने वही अपन नेक्स्ट अपन ने देखा था कि इसकी ये 3 आकृतियों के रूप में मिल सकती है। ठीक है, 3 इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिल सकती है। सिस्टर्नी के रूप में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकती है, वेसिकल्स के रूप में होती है। ठीक है, सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल को पुटिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने सबसे पहले अपन ने बात करी किसके बारे में, सिस्टर्नी के बारे में। जो सिस्टर्नी होती है क्या होती है, नलिकानुमा स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीन से बनी संरचना होती है। और ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होती हैं और आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, आपस में क्या रहती है, जॉइंट रहती है। फिर अपन ने बात करी कि जो सिस्टर्नी के अंदर जो खाली जगह होती है, जो ल्यूमेन होता है, जो रिक्तिका होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं। और दो सिस्टर्नी के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टर्नी स्पेस बोलते हैं। और इस सिस्टर्नी की ये क्या होती है, कणिका में स्ट्रक्चर होती है। कणिका में स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या हो गया, इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। अब इनके ऊपर अगर राइबोसोम लगे होंगे तो किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण हो गया। तो सीधी सी बात होगी कि ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मुख्यतः प्रेजेंट होती है। ये सिस्टर्नी के रूप में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर अपन ने बात करी सिस्टर्नी के बाद में अपन ने किसके बारे में बात करी, ट्यूबुल्स के बारे में बात करी। ट्यूबुल्स जो होते हैं नलिकानुमा स्ट्रक्चर होते हैं तथा शाखित होती है। और ये क्या होती है, चिकनी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसके ऊपर क्या नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम नहीं होते मीन्स इसके अंदर क्या नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो ये मोस्टली कौन सी कोशिकाओं में मिलती है, लिपिड संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में ट्यूबुल्स जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स का, स्टीरॉइड्स का, इनका संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में। फिर अपन ने बात करी किसके बारे में, वेसिकल के बारे में। वेसिकल जो होती है प्राय झिल्लीबद्ध गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रोटीन व लिपिड दोनों का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में जो होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, ये वेसिकल जो होती है दोनों मतलब प्रेजेंट हो सकती है। फिर अपन ने ये स्ट्रक्चर देखी थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर टाइप्स हो गए कि एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी हो जाएगी, जिसकी सरफेस पर राइबोसोम लगे रहते हैं या जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो तो कौन सी हो जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, अगर हिंदी में लिखो तो क्या हो जाएगा, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका।
ये अपने दो प्रकार के देखे, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो सब अपने साथ में देख लिया था। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सतह पर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, तभी तो इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, और इसकी कैसी होती है, स्मूथ होती है। फिर इधर पर बात करें, ये कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2/3 भाग होता है, और वो कौन सा होता है, 1/3 भाग होती है। अब इसके ऊपर जो राइबोसोम लगे रहते हैं, उसमें राइबोफोरिन फर्स्ट व सेकंड की सहायता से इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। यानी कि इसमें राइबोफोरिन जो प्रोटीन, राइबोफोरिन जो होती है उसका रोल होता है, लेकिन इधर इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इधर तो राइबोसोम होता ही नहीं है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो RER होता है वो किसके रूप में मिलता है, वो सिस्टर्नी व वेसिकल के रूप में मिलता है। ये अपन ने पहले भी बात कर ली, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं, तो ये सिस्टर्नी और किसका रूप में मिलती है, वेसिकल के रूप में। और वो वेसिकल तथा किसके रूप में मिलेगी, ट्यूब्यूल्स के रूप में मिलेगी। और ये प्राय प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में मिलेगी। और ये लिपिड का मतलब ग्लाइकोजन का संश्लेषण और स्टीरॉयड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में कौन सी मिलती है, SER मिलती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, अधिक स्थायी होती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कम स्थायी होती है। वही अगर अपन बात करते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो विशिष्ट कार्य है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है, वो क्या हो जाएगा कि ये राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए क्या प्रदान करती है, सतह प्रदान करती है। वहीं अगर इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होती है, SER कुछ लिंग हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण करने में सहायक होती है, पेशियों के संकुचन में सहायक होती है। इसके अलावा अब अपन ने बात की थी, जो गोल्जी बॉडी होती है उसके निर्माण में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या होती है, सहायक होती है। फिर अपन ने बात करी एंडोप्लाज्म, ये तो अपन ने पर्टिकुलर बात करी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका पर्टिकुलर कार्य क्या होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका पर्टिकुलर क्या कार्य होता है, उसके बारे में बात कर ली। अब अपन देखते हैं ओवरऑल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ की या फिर स्मूथ की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या 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 कार्य होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, एक तो कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, ठीक है। जो पादप कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें जो फ्रेगमोप्लाज्म का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, सेल वॉल का निर्माण करती है। फ्रेगमोप्लाज्म क्यों लिखा हुआ है, ये माने फ्रेगमोप्लास्ट है, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करके, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करके सेल वॉल का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो माइक्रोबॉडी जो सूक्ष्म काय होते हैं, जैसे ग्लाइयोक्सिसोम हो गया, स्पिरोसोम हो गया, इन सब के निर्माण में भी सहायक होती है। गोल्जी बॉडी के निर्माण में सहायक होती है। मुख्यतः कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जैसे प्लाज्मोडेस्माटा की अगर एक प्लांट सेल की बात करें, तो जो दो प्लांट सेल जो होती हैं उनके बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, जो दोनों कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसका निर्माण करने में भी कौन सहायक होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतःपर्दवी जालिका होती है, ये क्या होती है, सहायक होती है। तो आज के लेक्चर में अपन ने किसके बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, अंतःपर्दवी जालिका के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।